आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो है भारत की संविधान सभा। पिछले सेशन में व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया था। अब हम भारतीय संविधान सभा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से चला और 1947 तक में हमें आज़ादी मिली, उसका भी एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया उनके लिए तात्कालिक परिस्थितियाँ, उसका स्वरूप, उसके उद्देश्य और लक्ष्य, उसकी निर्णय प्रक्रिया क्या थी। हम सब इस बात को जानते हैं कि 1600 में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और शीघ्र ही वो भारत की स्वामी बन गई। 1857 में क्रांति हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त करके अब ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे भारत पर राज किया जाने लगा। 1857 के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और शुरुआत में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और उसमें 72 सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती जो दौर है उसे हम प्रारंभिक उदारवादी या आर्थिक उदारवादी इन नामों से जानते हैं। शुरुआत में कांग्रेस से जो लोग जुड़े थे वह उच्च वर्ग के थे, साथ ही साथ वह इस बात पर भी एकमत थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान साबित हुआ है। वह ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे और साथ ही ये बात भी मानते थे कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भी भारतीयों को वो लाभ नहीं मिल रहे अपेक्षित जो उसे मिलने चाहिए। ये दौर इस दौर के कुछ बड़े नेताओं के नाम हैं: फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी जी, आर.सी. दास। 1990 के बाद दौर कांग्रेस में बदलना शुरू होता है और मध्यम वर्गीय नेताओं की एक नई पीढ़ी जन्म लेती है और कांग्रेस के इस दौर को हम आगे चल के उग्रवादी काल के रूप में जानते हैं, जिसमें कांग्रेस में उन व्यक्तियों का दबदबा है जो ब्रिटिश शासन को किसी भी रूप में भारत के लिए अहितकर मानते हैं और ये मानते हैं कि ब्रिटिश शासन किसी भी रूप में भारत में स्थापित नहीं रहना चाहिए। 3 बड़े नाम इस दौर के गिने जाते हैं: लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। उदारवादी और उग्रवादी दोनों दौरों के खत्म होने के बाद 1920 में एक नया दौर शुरू होता है जब राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व पे गांधी जी का उदय होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी प्राप्त करने का प्रमुख मंच है और गांधी उसके नेता हैं। तो 1920 से लेकर 1947 तक का जो काल है हम मोटे मोटे तौर पे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस युग में राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख लड़ाई है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका प्रमुख मंच है और गांधी जी उसके सर्वमान्य नेता हैं। गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला। 1929 में कांग्रेस में एक परिवर्तन ये आता है कि अब तक कांग्रेस आज़ादी के प्रश्न के लेकर या स्वतंत्रता के प्रश्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी।
कुछ लोग होम रूल को मांग कर रहे थे, कुछ स्वशासन की बात कर रहे थे, कुछ स्वराज की मांग कर रहे थे। पहली बार कांग्रेस ने 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज्य की मांग या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा और 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी के तट पर तिरंगा को फहराया पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपना स्पष्ट घोषणा की कि उसका लक्ष्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना है। अब लंबे समय तक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय आंदोलन के लड़ाई में इस बात की मांग कर रही थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाए और वो संविधान सभा नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष से चुनी जाए। इस संविधान सभा की मांग का लक्ष्य या उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासन के जाने के बाद भारतीयों को अपनी नियति का निर्धारण करने का अधिकार स्वयं हो। इस हेतु कांग्रेस बार बार वो विभिन्न मंचों से एक संविधान सभा की मांग करती रही और ये भी कि संविधान सभा का जो गठन है वो राष्ट्र जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाए। 1937 इसी दौरान दो अधिनियम आते हैं, 1919 और 1935 का। 1935 में राज्यों को स्वायत्तता मिलती है पहली बार 1935 के अधिनियम में, और 1937 में इसी के तहत चुनाव होते हैं। कांग्रेस उस चुनाव में भाग लेती है, लेकिन मूल प्रश्न अभी भी, और इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है और कांग्रेसी मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में एक परिवर्तन आया और वह परिवर्तन ये आया कि 1940 तक आते आते ब्रिटिश शासन इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि भारत में सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा और सत्ता हस्तांतरण की शर्तें और क्या होंगी ये जानने के लिए सबसे पहले 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा जाता है, जो इस बात का अध्ययन करेगा कि भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रारूप क्या हो। इसी दौरान हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि 1906 से ही मुस्लिम लीग की स्थापना जब से हुई तो, और 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग करना भी शुरू कर दिया। अब मुस्लिम लीग जहाँ इस बात पर अड़ी थी कि उसको एक पृथक पाकिस्तान दिया जाए, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात के लिए जोर दे रही थी कि भारत को में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू की जाए और भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाए ताकि भारतीयों को अपनी नियति या अपना संविधान बनाने की आज़ादी, निर्णय करने का हक मिले। सर स्टैफर्ड क्रिप्स का 1942 का जो दौरा है वह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक अब ख़त्म होने जा रहा है। स्टैफर्ड क्रिप्स के जो सिफारिशें की कि भारत की एक संविधान सभा होगी, भारत को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, परंतु ये मिशन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका विरोध किया। फिर सत्ता हस्तांतरण के योजना तैयार करने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय एक सदस्य मंडल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, उसे भारत भेजा, जो इस बात का निर्णय करेगी कि भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रारूप किस तरह है। इस 3 सदस्य मिशन का कैबिनेट मिशन कहने का अर्थ ये था कि इसमें तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तीनों के नाम थे सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों ने के जो मिशन है, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम जाना जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बात की और अंत में जो प्रारूप सौंपा वह ये था कि भारत को एक संविधान सभा बनाई जाएगी। उस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 देसी रियासतों, 292 ब्रिटिश प्रांतों, 93 देसी रियासतों और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों द्वारा निर्णय का प्रतिनिधित्व करेंगे। पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन योजना में अस्वीकार कर दिया, कहा कि भारत के लिए एक ही संविधान सभा होगी। लेकिन ये बात ज़रूर थी कि कैबिनेट मिशन ने प्रांतों के समूह बनाने पर बल दिया कि प्रांतों के 3 समूह होंगे। पहले प्रांत मिलकर अपना संविधान बनाएंगे और फिर आपस में एक केंद्र का संविधान बनाने पर सहमति बनाई जाएगी। स्टेफर्ड कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मोटे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान सभा इसी कैबिनेट मिशन का ही उत्पत्ति थी, लेकिन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के दौर को क्रियान्वित करने के लिए 1946 में पहली भारत में संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रारंभ हुआ और निर्वाचन और मनोनयन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के फलस्वरूप अस्तित्व में आई और एक लंबी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रही कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। आज के लिए